दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के लिए कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जिस दिन उनकी मुश्किलें बढ़ने के बजाय कम हुई हों। मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और अब एक और नए खुलासे से तो हड़कंप मच गया है, क्योंकि मामला पाकिस्तान तक पहुंच गया है। हालात ये हैं कि नवाब मलिक के बेटे फराज तक भी इसकी आंच पहुंच रही है और गैस के नाम पर बड़ा गोरख धंधा हुआ। मामला 150 करोड़ के बड़े घोटाले तक पहुंच गया। तो क्या है ये नया खुलासा? एनबीटी ने जो खुलासा किया है, क्या क्या है उसमें? साथ ही बताएंगे कि इस खुलासे में कितना दम है। आप भी कमेंट में जरूर बताएं कि क्या नवाब मलिक को फंसाने के लिए ऐसे मामले निकाले जा रहे हैं या फिर नवाब मलिक के कारनामे ही उन्हें फंसा रहे हैं। आप भी अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं, लेकिन उनकी हालत बेहद बुरी हो चुकी है। ईडी के मामले में फिलहाल वो हिरासत में हैं, पूछताछ जारी है और हर रोज नई मुश्किल उनके लिए खड़ी हो रही है। पहले कोर्ट ने जमानत नहीं दी, उल्टा रिमांड को ही आगे बढ़ा दिया और हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सिर्फ नई तारीख ही हाई कोर्ट से मिली है और इधर नए खुलासे ने, नए मामले ने हड़कंप मचा दिया है। जी हाँ, एनबीटी ने ये बड़ा दावा किया है, बड़ा खुलासा किया है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। नवाब मलिक के खिलाफ जांच कर रही ईडी की टीम महाराष्ट्र और मुंबई से निकलकर गुजरात तक पहुंच गई है और एनबीटी के मुताबिक जो प्राइमरी जांच में निकला है उसने पैरों तले जमीन खिसका दी है। असल में गुजरात के कांडला की एक कंपनी को लेकर जांच चल रही थी। ये कंपनी हाई प्रेशर सिलेंडर एक्सपोर्ट करती है और खास तौर पर पाकिस्तान और वेस्ट एशिया में इन सिलेंडर्स की सप्लाई होती है। अब इस कंपनी से भी नवाब मलिक का लिंक जोड़ा जा रहा है। शुरुआती जांच के मुताबिक कांडला की इस कंपनी में वही लोग डायरेक्टर्स हैं जो कि मुंबई की टचवुड रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर्स हैं और टचवुड वही कंपनी है जिसने मुंबई के बांद्रा कुर्ला में 200 करोड़ का प्लॉट खरीदा है और जिस कंपनी में नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक भी डायरेक्टर हैं और फराज मलिक की इस कंपनी के कई डायरेक्टर्स कंडला वाली कंपनी में भी डायरेक्टर्स हैं। यानी कि साफ साफ है कि दोनों ही कंपनियों में एक ही डायरेक्टर्स हैं, ये एक ही लोग हैं और ईडी को आशंका है कि इन दोनों कंपनियों में एक ही लोगों का मालिकाना हक है। ईडी को ये भी शक है कि इन दोनों कंपनियों का सीधा लिंक नवाब मलिक के परिवार से भी है और इसीलिए इसकी भी जांच हो रही है। अब कंडला वाली इस कंपनी ने 150 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन उसे चुकाया ही नहीं और बैंक ने उसे एनपीए कर दिया। यानी एक तरह से कंडला वाली कंपनी ने 150 करोड़ का बड़ा लोन घोटाला कर दिया और उसे वापस चुकाया ही नहीं बल्कि डकार लिया। इस कंपनी के डायरेक्टर्स पर यह आरोप लग रहे हैं। एनबीटी के मुताबिक संबंध इसका नवाब मलिक से हो सकता है। 200 करोड़ लोन घोटाले की जांच ईडी कर रही थी और अब जब नवाब मलिक मामले की जांच कर रही है तो फिर दोनों केसों की जांच एक साथ आगे बढ़ रही है, जिसमें नवाब मलिक की मुश्किल और ज्यादा बढ़ने वाली है। अब ये केस आगे बढ़ा है, आगे क्या होगा वो भी जानिए, वो भी समझिए। तो 150 करोड़ के इस लोन घोटाले और पाकिस्तान को सिलेंडर सप्लाई करने वाली इस कंपनी के साथ अभी फिलहाल नवाब मलिक का सीधा कोई लिंक नहीं आया, लेकिन नवाब मलिक के बेटे फराज की कंपनी के डायरेक्टर्स का लिंक इस कंपनी से जुड़ता हुआ दिख रहा है और अगर ईडी नवाब मलिक के साथ इस लिंक को जोड़ने में कामयाब रहती है तो एक और केस दर्ज हो सकता है। एक और केस में नवाब मलिक की रिमांड हो सकती है और एक और केस में उनसे पूछताछ भी हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर तैयारी पूरी ऐसी दिख रही है कि नवाब मलिक को जेल से बाहर ही ना आने दिया जाए और अगर ईडी कोर्ट में हालांकि साबित नहीं कर पाई तो नवाब मलिक को जमानत भी मिल सकती है। लेकिन ईडी फिलहाल पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं बल्कि लगातार बढ़ रही हैं और लगातार आगे भी बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि एक के बाद एक नए केस यहाँ पर निकले जा रहे हैं, नए केस यहाँ पर सामने आ रहे हैं। और अगर गुजरात वाले केस में नवाब मलिक का सीधा लिंक ईडी साबित कर देती है तो फिर तो नवाब मलिक के लिए बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर इस केस में लिंक साबित नहीं होता है, नवाब मलिक इस केस में बच जाते हैं तो ईडी के लिए भी ये बड़ा झटका होगा, क्योंकि फिर नवाब मलिक को न सिर्फ इस मामले में बल्कि अन्य मामलों में भी बेल मिल सकती है। तो आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या नवाब मलिक को जमानत मिलनी चाहिए या फिर पूरे खुलासों तक, पूरी जांच तक उन्हें सलाखों के पीछे ही रखना चाहिए? आप भी कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो महाराष्ट्र के ताकतवर मंत्री नवाब मलिक बेहद असहाय नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहत कहीं से भी नहीं मिल रही, उल्टा उनकी आफत पर आफत बढ़ती जा रही है। हालात तो ये हो गए कि नवाब मलिक को कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। नवाब मलिक की रिमांड 3 मार्च को खत्म हो गई और उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने 6 दिन की और रिमांड मांगी।
हालांकि नवाब मलिक के वकील ने ईडी की इस मांग का विरोध किया और कोर्ट में इसे लेकर काफी हंगामा भी हुआ, जिसके बाद आखिर में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नवाब मलिक को 7 मार्च तक के लिए एक बार फिर से ईडी रिमांड पर भेज दिया है। यानी कि कोर्ट ने एक बार फिर से नवाब मलिक को ईडी के हवाले कर दिया है। अब इस फैसले से करीब 2 घंटे तक बहुत कुछ हुआ। 2 घंटे तक नवाब मलिक केस में कोर्ट में खूब दलीलें हुई, खूब पलटवार हुए और अंत में कोर्ट ने फैसला दिया कि मलिक को 7 मार्च तक ईडी के लॉकअप में रहना पड़ेगा और ईडी के अधिकारियों के सवालों का सामना भी करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि नवाब मलिक का अस्पताल जाना ही उन पर भारी पड़ गया, क्योंकि हो सकता है कि अगर मलिक पहली रिमांड में ही ईडी के सवालों के जवाब दे देते और अस्पताल में भर्ती न हुए होते तो कोर्ट उनकी रिमांड न बढ़ाती, मगर मलिक का दाव खुद उन पर ही भारी पड़ गया। अब कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताते हैं। तो ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया कि नवाब मलिक को बीच में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और करीब 4 दिन इसमें लग गए, जिससे पूछताछ हो ही नहीं पाई और 6 दिन की रिमांड की और जरूरत है, तभी ठीक ढंग से सवालों के जवाब लिए जा सकेंगे। अब इस पर तुरंत ही नवाब मलिक के वकील अमित देसाई ने कहा कि ईडी अस्पताल जाकर भी पूछताछ कर सकती थी, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया और अब गलत तरीके से नवाब मलिक की रिमांड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद एएसजी अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया कि अभी कई सारे लोगों से पूछताछ करनी है, कई सारी जानकारियां जुटानी है और कई ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स भी देखनी है, इसीलिए ये रिमांड बेहद जरूरी है। अब इस पर नवाब मलिक के वकील अमित देसाई उखड़ गए और अमित देसाई ने कहा कि हमने रिमांड की पिछली सुनवाई में जो कहा था वो बात सच साबित हो रही है और ज्यादा से ज्यादा रिमांड पर रखने की कोशिश ईडी कर रही है। अमित देसाई ने कोर्ट में बताया कि इस मामले के खिलाफ वो मुंबई हाईकोर्ट जा चुके हैं, इसीलिए अब नवाब मलिक की रिमांड बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अमित देसाई ने उखड़ते हुए कहा कि अब कोर्ट पर है कि वो जमानत दे या फिर रिमांड बढ़ाती है। तो इस पर तुरंत ही ईडी के एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है, ये मामला बेहद हाई प्रोफाइल है और अगर जमानत मिल गई तो कहीं न कहीं सबूतों के साथ हेराफेरी होगी, जिससे केस का रुख ही बदल जाएगा। अब करीब 2 घंटे तक इस मामले में गर्मागर्म बहस हुई। कोर्ट में तीखी बहस चली, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील दी और अंत में नवाब मलिक का अस्पताल जाना ही उन पर भारी पड़ गया। नवाब मलिक के अस्पताल में लगे वही 4 दिन यहाँ कोर्ट ने आगे बढ़ा दिए और 3 मार्च के बाद 7 मार्च तक के लिए नवाब मलिक को रिमांड पर भेज दिया। अब नवाब मलिक को लॉकअप के बजाय अस्पताल में ज्यादा आराम मिला था। अस्पताल में वो बेहतर महसूस कर रहे थे, लेकिन उनकी यही बेहतरी, यही आराम उन पर भारी पड़ गया और सिर्फ 2 घंटे में इस बार काम तमाम हो गया और एक बार फिर से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। अब हालात ये हैं कि नवाब मलिक का बचना काफी मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि ईडी ने पहले 300 करोड़ का एक मामला खोला, जिसके बाद एक 200 करोड़ के मामले को भी उजागर किया और भी कई आरोप ईडी ने लगाए। मलिक के बेटे को भी समन भेजा गया है और अगर ईडी जल्द से जल्द सबूत जुटा लेती है, गवाह जुटा लेती है, तो फिर नवाब मलिक के लिए ये केस गले की फांस बन सकता है और यही फांस जैसा हल कोर्ट में भी दिखा। अब कोर्ट में भी नवाब मलिक और उनके वकील बेबस नजर